हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग की तैयारी मस्त चल रही होगी। IIT जी 2022 के लिए 23 के लिए KVPY ओलंपियाड सभी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे, क्योंकि ये सभी एग्जाम एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम में शुरू करने वाला हूँ। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस IIT जी एडवांस मेंस KVPY ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है, कई सारे और चैप्टर्स में भी यूज होता है। और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में सभी को पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है इसको। बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं इसके अंदर जो पढ़ने होते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। शुरुआत करते हैं टर्म इक्विलिब्रियम से। क्या समझते हैं आप, टर्म इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ध्यान रखिए, जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। मैं इक्विलिब्रियम एज अ होल, यानी इस टर्म का मीनिंग क्या है। बच्चों, इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम की वो स्टेट होती है जहां पे नेट चेंज जीरो होता है। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हेन नेट चेंजेस जीरो, नेट चेंजेस जीरो। किसी सिस्टम की वो स्टेट जहां पे नेट चेंज जीरो होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जैसे अगर मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं बच्चों, तो आप लोग क्या कहते हो? फिजिक्स में आप लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा करते हो। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, या नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, राइट। सिमिलरली, अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग, तो क्या बात करते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? नेट हीट फ्लो इज जीरो, नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो। यानी दो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, अगर उसको कांटेक्ट में रखोगे तो हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा, और हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी सेम यानी आइडेंटिकल नहीं हो जाएगा, राइट। और उस स्टेज को हम कहेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। इसी प्रकार से यदि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही ऑब्जर्व होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोलेंगे? नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो, राइट। नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो, यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस समय दोनों साइड का रेट बराबर हो जाता है उस समय हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गई। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, कि किसी भी सिस्टम का वो स्टेज जहां पे नेट चेंज जीरो हो जाता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो, थर्मल इक्विलिब्रियम में नेट हीट फ्लो जीरो, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो। दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डील करना है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बेसिक डिफरेंस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल कौन सा होता है? थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो अपनी, वापस उसी पोजीशन में आ जाए। अनस्टेबल कौन सा होता है? अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे वापस अपनी स्टेट में नहीं आएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पे डिस्टरबेंस होता ही नहीं है, आप कितना भी डिस्टर्ब करोगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा, राइट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इस प्रकार से इस तरह से तीन प्रकार का हो सकता है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही प्रकार का होता है और वो है स्टेबल। अगर आप लोगों ने पहले कभी इस चैप्टर की कुछ कंसेप्ट पढ़ी है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल इस बात को बहुत खूबसूरती से इंडिकेट करता है, एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम में है, किसी भी प्रकार का चेंज करोगे वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिएक्शन घूम फिर के आ जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक प्रकार का स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट किस प्रकार की रिएक्शन में आता है,
तो सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आती है वो आती है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि यदि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से रिएक्शन नहीं चलेगी तो कभी इक्विलिब्रियम स्टेट आ ही नहीं सकती। अब सवाल यह है कि किस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल कहेंगे, किस तरह की रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल कहेंगे। तो जरा देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल एंड irreversible reactions. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। बच्चों, ऐसी रिएक्शंस जो किसी भी डायरेक्शन से शुरू हो सकती हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हम लिखते हैं अपनी कॉपी में, अपनी स्क्रीन पे, वो नोशनल होता है। ये हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते हैं कि बाएं तरफ जो कंपोनेंट होता है वो रिएक्टेंट होता है, दाहिने तरफ जो कंपोनेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है। ये एक प्रकार का परंपरागत तरीका है लिखने का। लेकिन यदि कोई रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही हो तो जो राइट साइड में लिखा है वो रिएक्टेंट हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड, रिवर्सिबल रिएक्शंस can be started from either direction, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, डायरेक्शन, एंड नेवर कंप्लीट, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होते। राइट बच्चों, तो एक तो ये बात हो गई। ज्यादातर रिएक्शंस अगर कहीं पे अनरिएक्टिव प्रोडक्ट बना लेते हैं तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है। यानी रिएक्शंस वेयर unreactive products are found, are irreversible reactions, I'm sorry, irreversible reactions। ठीक है, irreversible reactions। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगर आप बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो प्रेसिपिटेट होता ही वो चीज है जो सेटल डाउन हो जाता है। precipitation reactions are almost irreversible। ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कहने के पीछे कुछ लॉजिक है। जैसे मान लो आपने सिल्वर नाइट्रेट को आपने डाल दिया KCl में, तो AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, राइट। तो AgCl का जो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा वो अब घुलेगा नहीं। हालांकि ये कहना कि बिल्कुल भी नहीं घुलेगा थोड़ा सही नहीं होगा, इसीलिए मेरा कहना ये है कि ज्यादातर रिएक्शन में एक माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी रहती है। आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ना, AgCl का सॉल्युबिलिटी, AgCl को पानी में डाला वो घुल गया, भले ही कम घुला लेकिन थोड़ा बहुत घुलेगा तो सही। तो माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी तो इसमें भी है। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लीजिए HCl प्लस NaOH आपने रिएक्शन करवा के NaCl प्लस वाटर बना लिया, इसमें भी एक बार जल बन गया। H बेसिकली ये रिएक्शन है क्या, H प्लस प्लस OH आयन रिएक्ट करके H2O बनाया। आप जानते हैं इस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, रफली 10⁻⁻14 के, जो कि लगभग इरिवर्सिबल मान सकता हूं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जो फॉरवर्ड में जा रही है। तो ज्यादातर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसे हम लोग रिवर्सिबल मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट बना हुआ है जो रिएक्टिव नहीं है, जो रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरीड आउट इन ओपन कंटेनर। अगर खुले बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करवाओगे तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होगा। हालांकि ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कि हमेशा रिवर्सिबल होगा, क्योंकि ओपन कंटेनर में भी ये डिपेंड करेगा कि एयर के अंदर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कितना है एंड इन्वायरमेंट कैसा है, उस पे भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल। बट हम नॉर्मल कंडीशंस मान के चलें कि हवा चल रही है और एयर के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड फिर कितनी भी हो, हवा चल रही है तो मतलब CO2 जो बनेगा वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाएगा। तो अगर हम ये लिखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन ओपन कंटेनर, decomposition reactions in an open container are found to be irreversible। हालांकि इसी को यदि क्लोज कंटेनर में कराएं, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को क्लोज कंटेनर में डिकम्पोज करवाऊं तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो अगर क्लोज कंटेनर में है, बाहर नहीं जा रही है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट दे देगी, राइट। तो इस प्रकार से ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ओपन कंटेनर में वो इरिवर्सिबल होती हैं, एंड जो क्लोज कंटेनर में होती हैं उनमें से ज्यादातर रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बनता है वो आपस में रिएक्ट कर जाता है। अनदर रिएक्शन KClO3 को अगर आप हीट कर दो, KCl सॉलिड बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराते हैं तो irreversible reaction, right? So this is an irreversible reaction, high degree of irreversibility, ठीक है, irreversible reactions। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन कब होगी, और एक रिएक्शन जिसके इरिवर्सिबल होने के चांस हैं वो किन कंडीशंस में रिवर्सिबल होती है। बट एक बात तय है कि अगर मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी, जो रिएक्टेंट है वो उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे मान लो दो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे A+2B गिविंग 3C+4B है ना। अगर इस प्रकार का कोई रिएक्शन है तो इनकी क्वांटिटी बताएगा कि जब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो एक बात तय है कि इनमें से कोई एक या हो सकता है दोनों कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएं, यानी कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी अप्लाइड ओनली इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जो आप लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ते हो ना कि लिमिटिंग रिएजेंट एक कोई चीज होती है कि मतलब रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है कैन बी अप्लाइड ओनली इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओनली इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर वो रिवर्सिबल है तो फिर लिमिटिंग का कंसेप्ट यूजलेस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इनफैक्ट हम लोग मोल कंसेप्ट में जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा मान के ही चलते हैं कि रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट होता है, तभी हम लोग POAC लगाते हैं, तभी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से एक कंपाउंड के मोल को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ की पॉइंट है जो हमने आपको बताया कि इस तरह से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया की, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। मतलब हमारा जो फोकस है अब यहां से गोइंग फॉरवर्ड केवल केमिकल इक्विलिब्रिया पे रहेगा, और उसको हम ध्यान में रखते हुए यदि क्लासिफाई करें तो आपको याद होगा, आपने कभी जरूर पढ़ा होगा, दो टाइप का इक्विलिब्रिया होता है, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। कैसे समझे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया वो इक्विलिब्रिया होता है जहां पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट आइडेंटिकल होती है। व्हेन reactants and products are in same phase, same phases। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में है तो उसे हम लोग होमोजेनियस इक्विलिब्रिया बोलते हैं। एंड व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेजेस, reactants and products are in different phases, this is said to be heterogeneous equilibria। बच्चों यहाँ पे मैंने फिजिकल स्टेट से ज्यादा बेहतर वर्ड चूज किया है फेज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल स्टेट सेम होने के बावजूद भी वो फेज डिफरेंट होता है। फेज डिफरेंट का मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होना।
यानी दो किसी एक ही सब्सटेंस की दो अलग अलग फेजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से अलग अलग होता है, बावजूद उसके की फिजिकल स्टेट सेम होती है। जैसे आप एलोट्रोपिक फॉर्म ले लो, तो जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, दोनों सॉलिड है, लेकिन डायमंड ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए हम उसको अलग अलग फेज काउंट करते हैं। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग अलग फेजेस में होते हैं तो हम उसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। अब उसमें फिजिकल स्टेट भी हो सकता है डिफरेंट और सेम भी हो सकता है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही फिजिकल स्टेट के दो फॉर्म्स की अलग अलग हो जाए, राइट। जैसे मैं पहले हेट्रोजीनियस की एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड चेंजिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रिया है। इसी प्रकार से हम लोग लेट्स से HgO सॉलिड चेंजिंग इनटू Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का हेट्रोजीनियस फेज है। इसी प्रकार से कार्बन डायमंड चेंजिंग इनटू कार्बन ग्रेफाइट, यहाँ पे फिजिकल स्टेट बच्चों सेम है, लेकिन क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको डिफरेंट फेज कंसिडर करते हैं। ऐसे आप सल्फर ले लो, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म, जो दो कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म है, मोनोक्लिनिक एंड सल्फर रोम्बिक, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग फेज कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। ऐसे हम लोग होमोजीनियस की बात करें जहां पे फिजिकल स्टेट सेम होती है, फेजेस सेम होते हैं, जैसे आपका H2 गैस प्लस I2 गैस चेंजिंग इनटू 2HI गैस, दोनों तरफ गैस ही गैस। ऐसे ही आपने ले लिया C2H5OH लिक्विड प्लस CH3COOH लिक्विड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इससे एस्टर बनेगा जो खुद एक लिक्विड है, प्लस वाटर बनेगा, प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ भी सबका फेज सोल्यूशन फेज है, यानी जब दोनों चारों लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो यहाँ पे फेज तो एक ही हो गया, तो ये एक प्रकार का होमोजेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे गैसियस में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक PCl5 गैस चेंजिंग इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये सारे गैस ही गैस है, तो ये एक प्रकार का होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो गया। ऑलराइट गाइस, तो हेट्रोजीनियस जहां पे अलग अलग फेजेस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, एंड होमोजेनियस जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम होता है। क्लियर है बच्चों। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम को और नजदीक से समझते हैं कि एग्जैक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या चीज, राइट। तो हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। characteristics of chemical equilibrium। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहली बात और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ऑलराइट बच्चों, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। इसका मतलब ये हुआ कि net rate of reaction is zero। रिएक्शन हो रही है लेकिन नहीं हो रही है, नेट जीरो है, मतलब जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, तो कुल मिला के आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एट इक्विलिब्रियम स्टेट all measurable properties becomes constant। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब कांस्टेंट हो जाती हैं। ऑलराइट, कैसे समझेंगे,
इसको, जैसे इसमें भी मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों को समझा रहा हूं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ all reactants and products become constant. All reactants and products become constant. यानी जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाता है उस समय सभी रिएक्टेंट एंड सभी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि बराबर हो जाएंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी टाइम के साथ साथ चेंज होना बंद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, देखिए यहाँ पे होगा प्रोडक्ट और यहाँ पे है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में 0 होगी। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और एक टाइम पे जाके एकदम ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, राइट। ये आपका प्रोडक्ट हो गया पी। और ऐसे ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन थी पहले शुरू में, और जिस समय इक्विलिब्रियम आया लगभग कांस्टेंट हो गई, करीब करीब इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम स्टेट मान सकता हूं। दिस इज द टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। ये है आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, आर लिख देता हूं, और ये है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 से बढ़ रही है और एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक हाई लेवल से नीचे आते आते एक टाइम पे कांस्टेंट हो गई, और जिस टाइम पे कांस्टेंट हुई वही टाइम इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से हम कुछ और ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, लाइक मान लीजिए कुछ ऐसा प्लॉट किया। यहाँ पे इस फर्स्ट वाले केस में तो मैंने माना है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। उल्टा भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम आ जाए उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि घटते घटते रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ गई एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेट से यहाँ पे आ गई। अब आप देखो यहाँ पे लगभग ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्राफ दोनों फ्लैट हो रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है पहले वाले ग्राफ से कि इस ग्राफ में रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई प्रोडक्ट से। ये आपका रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, एंड ये वो स्टेज है जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्लियर? कभी बहुत रेयर केस में ऐसा भी संभव है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा होगा लेकिन ऐसा पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गई एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटते घटते यहाँ पे आ गई। आप देख लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मर्ज हो गया है दोनों ग्राफ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। हालांकि ये ग्राफ थोड़ा रेयर है, नॉर्मली ऐसा ग्राफ नहीं होता, बट पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। बट मेरा जो पर्पस था तीनों ग्राफ को दिखाने का वो ये था कि जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस समय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद जब टाइम बढ़ाते जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यही बात मैंने लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ऑलराइट गाइस, सबको क्लियर है हमारी बात? नेक्स्ट पॉइंट, इसी में सेकंड पॉइंट ले रहा हूं, सेकंड पॉइंट में ही सेकंड पॉइंट है partial pressure of each reactant, partial pressure of each reactant and product, and total pressure becomes constant। मान सकते हैं फुल कांस्टेंट हो गए तो इक्विलिब्रियम पे हमारा पार्शियल प्रेशर सभी इंडिविजुअल रिएक्टेंट का एंड टोटल प्रेशर भी, यदि सभी इंडिविजुअल रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऑलराइट बच्चा, पार्ट 3, क्या मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, equilibrium mixture becomes constant?
क्योंकि जैसे जैसे वेपर डेंसिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास N2O4 गैस है, N2O4 गैस चेंज हो रहा है 2NO2 गैस में, ठीक है। अब N2O4 2NO2 में चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों गैस के मिक्सचर की मोलर कंपोजिशन चेंज होगी। N2O4 NO2 दोनों के मोल चेंज हो रहे हैं, लेकिन जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय दोनों के मोल कांस्टेंट हो जाएंगे। और अगर किसी गैसियस मिक्सचर के इंडिविजुअल मोल जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं कांस्टेंट हो जाएं, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कांस्टेंट हो जाता है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो जाएगा तो वेपर डेंसिटी या इवन डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, जो एक्चुअल डेंसिटी होता है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो वेपर डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। पार्ट 4, कभी कभी कई सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल शामिल होता है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल शामिल है तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रोटेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर becomes constant at equilibrium। अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए सुक्रोज है C12H22O11, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो जिस समय रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी या इवन पीछे आ रही होगी तो एंगल ऑफ रोटेशन इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल चेंज होने की वजह से चेंज होगा। लेकिन जिस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी उस समय इन तीनों के मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, और मोल कांस्टेंट हो जाएगा तो इनके द्वारा जो एंगल ऑफ रोटेशन दिखाया गया है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, लिहाजा टोटल एंगल ऑफ रोटेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। एंड कभी अगर मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट कलर्ड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन का कलर फिक्स हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम आई कैन से द कलर ऑफ सॉल्यूशन becomes fixed। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अलग अलग कलर के सब्सटेंसेस हैं तो जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय कलर का चेंज होना बंद हो जाएगा, और अगर कलर का चेंज होना बंद हो गया तो पूरे सॉल्यूशन का एक फिक्स कलर हो जाएगा जिस समय इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होगा। ओके बच्चा, तो यहाँ मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं कि इक्विलिब्रियम पे ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, जिसमें कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, वेपर डेंसिटी हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट, Point number 3. Point number 3. At equilibrium state कहते हैं फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। आप 11th के बच्चे अभी फ्री एनर्जी का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगा, लेकिन 12 13 के बच्चों को पता होता है। फ्री एनर्जी इज मिनिमम एंड रादर फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी होता है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। एंड एंट्रोपी जिसे आप रैंडमनेस कहते हो, एंट्रोपी इज मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है बच्चा लोग। नंबर 4, क्या मैं कह सकता हूं अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, कभी स्टैटिक नहीं होता, हमेशा मूव करता रहता है। डायनामिक नेचर कैन बी वेरीफाइड बाय चेंजिंग वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। ये सारी चीजें यदि आप उसमें ऐड कर देते हो तो इक्विलिब्रियम अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, नेवर स्टैटिक, राइट। दिस कैन बी वेरीफाइड, by changing volume, temperature, प्रेशर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ली चार्ट प्रिंसिपल में। एंड इनर्ट गैस इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम
मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, यानी इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता। ऑलराइट बच्चा लोग, दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगले लेक्चर में कुछ और बहुत खूबसूरत कंसेप्ट लेके आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बिफोर आई कंक्लूड माय लेक्चर, लेट्स हैव सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी जेईई मेगा कॉम्बैट, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को अब तक पता है, और नहीं पता है तो आज सुन लीजिए। अनअकैडमी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसका नाम है अनअकैडमी जेईई मेगा कॉम्बैट। बेसिकली जेईई कॉम्बैट या मेगा कॉम्बैट होता है, जिसमें अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग कॉम्बैट होता है। हम आपसे आज बात कर रहे हैं जेईई मेगा कॉम्बैट के बारे में। ये 17 अक्टूबर को है 11 बजे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल सा एग्जामिनेशन होता है जेईई मेंस के लेवल का, एंड 10 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल है। रैंक 1 से लेकर के 3 तक 100% स्कॉलरशिप, 4 से 10 तक 75% स्कॉलरशिप, एंड 11 से 50 तक 50%, एंड 51 से 100 तक 25% स्कॉलरशिप सबको मिलेगी। एंड 501 एंड ऊपर वालों को जो अपीयर होंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, उन सभी को 15% स्कॉलरशिप मिलनी है। दैट मीन्स 15% इज द गारंटीड डिस्काउंट ऑन पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। इनवाइट कोड जो जरूरत पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो है SD सर लाइव। ये इनवाइट कोड करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यही कोड यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट इस एग्जाम के लिए एनरोल कर लीजिए संडे को, यानी 17 अक्टूबर को ठीक 11 बजे। ऑलराइट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय।